हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, उसका टॉपिक देखेंगे, वोएजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन बाय यूरोपियंस। तो हेडिंग समझ लेते हैं पहले। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मतलब जो सेंट्रल अमेरिका था और साउथ अमेरिका था, यहाँ के बहुत सारे जो एम्पायर थे, जैसे कि एज़टेक एम्पायर, माया एम्पायर और इनका एम्पायर। तो ये 3 एम्पायर्स के बारे में जाना था हमने, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने इनको फाउंड किया, तो वो कैसे, क्यों फाउंड किया, मतलब क्या सोच के निकले थे, एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, कैसे एक्सप्लोर किया, और उनकी वोएजेस के बारे में जानेंगे। वोएजेस यानी कि जो उनकी जर्नी थी, उनकी नाव कैसी थी, कंपास कौन सा था यूज़ किया, कब कंपास कब स्टार्ट हुआ था, ये सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया है जो साउथ अमेरिका, एक लाइन दिखी, साउथ अमेरिका और कैरेबियन के जो लोग थे, कैरेबियन जो आइलैंड्स थे, वहाँ के जो नेटिव्स थे, मतलब वो अपने आइसोलेट रहते थे हमेशा, किसी को उन्हें पता नहीं था कि कोई यूरोपियन नाम के भी लोग रहते हैं, यूरोप के लोग भी हैं कोई, उन्हें कुछ नहीं पता था इनके बारे में। फिर यूरोपियन लोगों ने भाई 1-2 चक्कर मारे इनके साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स के आसपास, नाव लेके कोलंबस वगैरह आए, उन्होंने देखा कि यूरोपियंस नाम के भी लोग रहते हैं, जब जाके इन्हें पता चला। वरना इन्हें ये लगता था कि हमारी इतनी सी दुनिया है, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, और उससे अलग कोई नहीं। तो फिर अब यूरोपियंस के बारे में बताया जाएगा कि इन्होंने जब इधर चक्कर मारने आए तो क्या क्या किया, किस कंपास वगैरह की मदद ली। तो सबसे पहले बताया गया जो मैग्नेटिक कंपास था, कंपास मैग्नेट की मदद से काम करता है। तो जो मैग्नेटिक कंपास था ये क्या करता था, ये मदद करता था आइडेंटिफाई करने में कार्डिनल पॉइंट्स को। अब कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, ये होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, जो कि मदद करते हैं हमें ट्रैवल करने में। मतलब अब अगर तुम सोचो कि मुझे यहाँ से नॉर्थ में जाना है, तो अगर तुम्हारे पास कंपास होगा तो तुम नॉर्थ में चले जाओगे, वरना तुम क्या पता भाई नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ में आता है कंपास काम, क्योंकि अगर तुम समुद्र में जा रहे हो, गई ये ज़मीन समुद्र में जा रहे हो, तुम्हें ज़मीन भी नहीं दिख रही, बस समुंदर ही समुंदर है आगे, तो फिर तुम पता नहीं किस डायरेक्शन में चले जाओगे। अगर तुम्हारे एकदम तूफान सा आया, तुम्हारी नज़र हटी, पता नहीं किस डायरेक्शन में नाव चली गई, तो कंपास की बहुत ज़रूरत होती है जब समुद्र में तुम ट्रैवल करते हो। तो जो मैग्नेटिक कंपास था ये इन्हें 1380 से पता था, यानी कि 1380 के आसपास यूरोपियंस को कंपास नाम की चीज़ होती है पता चल गई थी, चाइना वगैरह से। लेकिन जो 15th सेंचुरी होती है उसी के आसपास इन्होंने इसका यूज़ करना स्टार्ट करा। उससे पहले बस इन्हें पता था, कोई यूज़ नहीं करता था। लेकिन 15th सेंचुरी के आसपास जब ये लोग अमेरिकाज़ में जाने लग गए, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट था अमेरिकाज़, वहाँ पे जब ये जाने लग गए नाव ले जाके, जब उन्हें पता चला कि भाई कंपास नाम की भी चीज़ होती है, इसका यूज़ करना होता है ताकि हम डायरेक्शंस का पता कर पाएँ, ठीक है। जब जाके इन्होंने वाइड स्केल पे कंपास का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर उस टाइम पे ना, मतलब 15th सेंचुरी तक बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो गई थी, किसमें इम्प्रूवमेंट्स हो गई थी इनकी बोट्स में। यानी कि उससे पहले जो बोट्स होती थी यूरोप में, वो बहुत ही छोटी मोटी होती थी और इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन 15th सेंचुरी तक इनकी बोट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी, जिसकी वजह से लॉन्ग जर्नी कर सकते थे। जैसे कि क्या चीज़ आ गई थी इनकी बोट्स में, बड़ी बड़ी बनने लग गई थी एक लार्ज शिप्स। यानी कि पहले तो छोटी मोटी नाव होती थी, 4-5 आदमी ले जा सकती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी शिप बनने लग गई, जिसमें घर भी होता है छोटा सा, जिसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो सो सकते हैं, रह सकते हैं। फिर 40-50 बंदे होते हैं, वो आराम से रह सकते हैं, इतनी बड़ी शिप होती थी, ठीक है। तो लार्ज शिप बनने लग गई थी। और फिर अब ये लार्ज शिप है तो इसमें कंटेनर्स भी होते थे बहुत सारे सामान ले जाने के लिए, जैसे कि उनमें वो ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ कार्गो, ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ कार्गो को ले जा सकते हैं। कार्गो यानी कि कोई भी सामान वगैरह, गुड्स वगैरह, खाने पीने का सामान, या फिर जो डेली ज़रूरत वाले सामान है वो सब ले जा सकते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इक्विपमेंट्स ले जा सकते थे टू डिफेंड देमसेल्फ, फॉर डिफेंस। यानी कि मान लो अगर वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए, अब नॉर्थ अमेरिका में कोई ट्राइबल एरिया है, अब ट्राइब के लोग भाई गुस्से वाले निकले, अब ये अपनी नाव लेके आए और ये है मान लो नॉर्थ अमेरिका, अब इधर पहुँचे और जो ट्राइबल लोग थे इन्होंने इन पे हमला कर दिया तीर वगैरह से, हैं
तो फिर भाई इनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इनकी जान वगैरह भी जा सकती है। तो इस वजह से डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स लेके जाते थे ताकि अगर वो हमला करे तो हम भी कर सकें, ठीक है। तो ये सब लेके जाते थे। फिर उसके बाद बताया गया कि अब ये सब ले जाने के लिए या फिर इतनी दूर दूर तक वोएजेस करने के लिए, वोएजेस यानी कि जर्नी करने के लिए वो इंस्पायर कैसे हुए। इंस्पायर हुए वो किसकी वजह से वो हुए, जो लिटरेचर्स वगैरह हैं, जैसे कि लिटरेचर किस भी हो गई, कोस्मोग्राफी के लिटरेचर हो गए, यानी कि जो स्टार्टिंग्स के एक दो मतलब बंदे घूम के आए होंगे धरती, जैसे कि मार्को पोलो वगैरह, उन्होंने अपने लिटरेचर लिख दी कि भाई इस जगह पे ये है, इस जगह पे ये है, बहुत सुंदर जगह है, तुम्हें देख के आनी चाहिए। तुम अगर नाव से ऐसे ऐसे निकलोगे तो तुम्हें ये जगह मिल जाएगी। तो मार्को पोलो वगैरह की बातें सुन के लोग इंस्पायर हुए। फिर कोस्मोग्राफी वगैरह है जिसमें क्या होता है, मैप किया जाता है, मैपिंग ऑफ यूनिवर्स। कोस्मोग्राफी एक साइंस होती है जो डील करती है मैपिंग ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका मैप बनाना। जैसे कि अगर सोलर सिस्टम है तो उसमें मैप बनाएंगे कि बीच में सन है, फिर यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, ये सब है। मतलब ये मैपिंग का काम करते हैं कोस्मोग्राफी वाले, ठीक है। तो कोस्मोग्राफी की भी बुक्स फैलने लगी। अर्थ की भी मैपिंग कोस्मोग्राफी में ही आती है। तो अर्थ में बताने लगे कि ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। तो लोगों में उत्सुकता जागी कि हम इस कॉन्टिनेंट में जाके देख के आएंगे, ठीक है। फिर एक और किस चीज़ का लिटरेचर जागा कि भाई जियोग्राफी के लिटरेचर जाग गए कि इधर बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह हैं, ये सब वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से भी उनमें उत्सुकता जागी और फिर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए। और 15वीं सेंचुरी आते आते उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम भी भाई जाएंगे, यूरोप में तो कुछ रखा नहीं, गरीबी में मर रहे हैं, हम कहीं बाहर नई ज़मीन ढूंढेंगे और उधर राजा बन के रहेंगे, ये सोचा उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक बुक का नाम दिया गया है कि 1477 आते आते एक बुक रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था टोलेमीज जियोग्राफी। ये टोलेमी एक बंदा था, उसने अपनी बुक लिखी थी टोलेमीज जियोग्राफी, मेरी जियोग्राफी, ठीक है। ये लिखी गई थी लगभग 1300 साल पहले, 1300 साल पहले 1477 से, यानी कि लगभग ये तुम्हारी फर्स्ट सेंचुरी में लिखी गई होगी, फर्स्ट या फिर सेकंड में, फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में लिखी गई होगी। और ये पब्लिश होती है इस टाइम पीरियड के आसपास, पब्लिश की होती है वापस से, क्योंकि मतलब शुरुआत में उस टाइम पीरियड पे तो जो प्रिंट था उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों मतलब एक दो लोगों को ही मिली बुक, या फिर 10-15 को मान लो, 100 को मान लो। लेकिन जैसे ही प्रिंट की टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने देखा ये अच्छी बुक है, इसकी प्रिंटिंग कर देते हैं, तो उसकी प्रिंटिंग कर दी और बड़े नंबर्स में फैला दिया बुक को, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को पढ़ने को मिला। अब इसमें क्या था, जियोग्राफी, इसमें मतलब एक बंदा था टोलेमी, ये एक इजिप्शियन बंदा था, इजिप्ट का रहने वाला था। और इसने क्या करा, जो जितने भी वर्ल्ड के रीजन्स हैं उन्हें लोकेट कर दिया, अरेंज कर दिया कि भाई वर्ल्ड है, इसमें है एशिया, इसमें है मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप के ये देश हैं वगैरह वगैरह, रशिया वगैरह, इन सब को लोकेट कर दिया। और कैसे लोकेट करा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। उसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट लेके आ गया कि भाई ये अर्थ है, यहाँ पे जो ऐसी रेखाएं होती हैं इमेजिनरी, उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ऐसे ऊपर से नीचे आती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये सब जो कंसेप्ट थे ये टोलेमी लेके आ गया और उसने बोला कि ये रीजन इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है और ये इतने पे है। तो ये सब बातें उसने बोल दी, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियंस ने इसकी रीडिंग करी, फिर उन्हें नॉलेज मिल गई वर्ल्ड की कि भाई वर्ल्ड ऐसा है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। फिर उन्हें ये भी पता चल गया कि भाई 3 कॉन्टिनेंट हैं, एक का नाम है एशिया, एक का नाम है यूरोप जिसमें हम रहते हैं, और एक का नाम है अफ्रीका, अफ्रीका सबसे बड़ा है। ये सब बातें पता चल गई। और टोलेमी ने सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, यानी कि अर्थ एक सर्कल है। और उसमें बोला था कि जो एशिया अफ्रीका ऐसे है, मान लो ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, न ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया। और बोला कि ये बाकी जो है ना, अर्थ के जो चारों तरफ ओशन है, ओशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था उसने। बोला कि अर्थ बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, ये 3 कॉन्टिनेंट ही हैं। उसे नहीं पता था कि भाई नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, ये 3-4 कॉन्टिनेंट और हैं, और ऑस्ट्रेलिया है। इन सब के बारे में उसे नहीं पता था टोलेमी को। टोलेमी बोला कि बस 3 कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इनके आसपास छोटे मोटे से ओशन है, कोई ऐसा बड़ा ओशन नहीं है, और स्फेरिकल शेप में है। तो वो सोचा कि अगर कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा
तो भाई छोटे से टाइम पीरियड में 1-2 हफ्ते में आराम से पहुंच जाएगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाई ये बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ेगा। तो यूरोपियंस ने भी यही सोचा होगा कि भाई 1-2 हफ्ते लगेंगे और अपने आराम से पहुंच जाएंगे। तो यूरोपियंस ने क्या करा, अपनी नाव ली, यूरोप से बैठे, मान लो ये यूरोप है और एशिया आपको पता होगा यहाँ पे है, और ये अफ्रीका हो गया और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो अब अर्थ अगर देखी जाए तो गोल ऐसे है, इधर से जाके फिर ऐसे गोल घूम के इधर है। लेकिन यूरोप वाले सोचे कि भाई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ही नहीं, इधर से सीधा घूम के हम एशिया में पहुंच जाएंगे, छोटा सा डिस्टेंस है, आराम से छोटे से टाइम पीरियड में कवर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत फूड ले गए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फूड लेके गए हो, और अपना आराम से चल दिए, रेकलेसली चल दिए। रेकलेसली यानी कि लापरवाही बरतते हुए, उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी इतनी अच्छी, वो सोचा कि छोटा मोटा एरिया है, टोलेमी ने कहा है अपने चल देते हैं, और चल दिए। फिर उसकी वजह से एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जितने लोग चले थे ना, जैसे मान लो 100 लोग चले होंगे अपनी 100 अलग अलग नावों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 को ज़मीन मिल गई। भाई इनमें से मान लो 90 लोग तो रास्ते में ही मर गए, किसी के पास खाने की कमी पड़ गई, क्योंकि भाई ये लापरवाही के साथ चले थे, कम खाना लेके चले थे कि सोचे 10-15 दिन में पहुंच जाएंगे, और खाने की कमी पड़ गई। किसी के पास पानी की कमी पड़ गई, क्योंकि ओशन का पानी तो तुम पी नहीं सकते। किसी के पास बाकी चीज़ों की कमी पड़ गई और वो मर गए, ठीक है। और कुछ जो किस्मत वाले थे वो पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पे एम्पायर वगैरह बसा लिए। तो ये इस चैप्टर में जानेंगे। फिर बता रखा है जो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला। अब ये आइबेरियन किसे कहा गया है, आइबेरियन है जो तुम्हारी यूरोप है। अब यूरोप ऐसा है लगभग, देखो कुछ ऐसा सा मान लो। तो ये हमारा इटली हो गया, यहाँ से तुम्हारा ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। तो ये जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा पेनिनसुला टाइप का लग रहा होगा तुम्हें, 1, 2 और 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, बाकी पीछे लैंड है, ठीक है। तो इसलिए इसे आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। इसमें कंट्रीज आती हैं स्पेन की और पुर्तगाल की। पुर्तगाल ये सामने छोटा वाला और ये स्पेन बड़े वाला। तो पुर्तगाल और स्पेन का जो एरिया है, ये पहले लोग थे, पहले बता चुका हूँ वीडियो में, चैप्टर में, कि जो 15th सेंचुरी थी उसके आसपास यही पहले लोग थे जो कि वोएजेस करने निकले थे, जो कि सफ़र करने निकले थे, ठीक है। और इन वोएजेस को वोएजेस ऑफ डिस्कवरी कहा जाता था, क्योंकि नई नई ज़मीन ढूंढते थे जब भी जाते थे। तो ये वोएजेस ऑफ डिस्कवरी इसलिए कही जाती थी कि भाई ये जो यूरोप वाले लोग हैं, इन्होंने एक नया वर्ल्ड ढूंढ लिया है, जैसे कि जो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो ये यूरोप वाले बोले कि ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पूरे वर्ल्ड से अनजान थे, वाटर से डिस्कनेक्टेड थे, तो हम पहले लोग हैं जिन्होंने ढूंढ लिया, इसलिए वोएजेस ऑफ डिस्कवरी कहते थे। लेकिन बाद में जो हिस्टोरियंस आए, लेटर हिस्टोरियंस, उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया कि भाई ये चीज़ गलत है। जो ओल्ड वर्ल्ड है, ओल्ड वर्ल्ड, इन्हें न्यू वर्ल्ड कहा जाता था, न्यू वर्ल्ड, किन्हें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और बाद में जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया फाउंड किए गए थे, तो इन सबको न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। लेकिन जो ओल्ड वर्ल्ड था, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तो इन्हें कहा जाता था ओल्ड वर्ल्ड। तो लेटर हिस्टोरियंस बोले कि जो ओल्ड वर्ल्ड के लोग थे, यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वो सब बहुत सारी वोएजेस करते थे इन एरिया में। अब ऐसी कोई नई बात नहीं कि यूरोपियंस चले गए, उन्होंने ढूंढ दिया, बोले कि बाकी लोग भी जाते थे, जैसे कि जो एशिया वगैरह का पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, यहाँ के देश है ना, बहुत पहले से ही जाते थे, 1st सेंचुरीज के आसपास से जाते थे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जहाज़ ले लेके। और जो अफ्रीका के लोग हैं वो भी, और जो यूरोप है उधर पे जो वो थे वाइकिंग्स, वो भी 11th सेंचुरी के आसपास से जाने लग गए थे इधर नॉर्थ अमेरिका में। तो लेटर हिस्टोरियंस ने बोला कि भाई ये कोई वोएजेस ऑफ डिस्कवरी नहीं थी, तो ऐसे ही कह दिया इन्होंने, यूरोपियंस ने, ठीक है। फिर आगे यही बात बताई गई कि जो अरब्स थे मिडल ईस्ट के, और जो चाइनीज़ थे एशिया के, और इंडियंस एशिया के, इन सब ने भाई ओशियन से दूर दूर तक जाके ट्रेड कर रखा था। ये सब लोग आराम से जा रखे थे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये बात हिस्टोरियंस ने कही, लेटर हिस्टोरियंस ने। फिर बोले कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, जिन्हें पोलिनेशियन, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के, जिन्हें पोलिनेशियंस और माइक्रोनेशियंस कहा जाता है,
तो ये लोग भी मतलब दूर दूर तक जा रखे थे ओशन में, ये लोग भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में जा रखे थे। और फिर वही एग्जांपल दिया गया वाइकिंग्स का कि भाई ये भी ओशन क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका जा रखे थे। तो यूरोपियंस ने 15th सेंचुरी में कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं करी, ठीक है, ये बात हिस्टोरियंस ने बोली है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर में कि जो स्पेनिश और पोर्तुगीज लोग हैं, अब पूरे यूरोप में से यही ऐसे लोग थे जिन्होंने जाना स्टार्ट करा था सबसे पहले, और कई सौ सालों तक यही सिर्फ अकेले ऐसे लोग थे जो जाते थे। बाकी यूरोप क्यों नहीं जाता था और यही अकेले क्यों जाते थे? इनमें ऐसा क्या मोटिवेशन था, इनमें ऐसा क्या पैशन था कि भाई हम जाके नई ज़मीन ढूंढेंगे? तो उसका एग्जाम्पल ना, उसका आंसर जो है बुक में 3 तरीके से दिया गया है, इकोनॉमिक वे, रिलीजियस वे और पॉलिटिकल वे। इन तीनों वे में बताया जाएगा कि भाई क्यों जो ये लोग थे इतने उत्सुक थे, ठीक है, जाने को। तो इकोनॉमिक वे बताया गया है। इकोनॉमी में क्या था, जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो बहुत ही डिक्लाइन में चल रही थी 14th से लेके मिड 14th से लेके मिड 15th तक, 15th सेंचुरी तक। अब ऐसी क्या बात थी भाई डिक्लाइन में चल रही थी? क्योंकि आपको पता है कि इन सब से पहले जो आया था प्लेग वगैरह का सिस्टम आ गया था ना, प्लेग वगैरह आ गई थी। प्लेग क्या, जो ट्रेड बढ़ गया था इंग्लैंड वगैरह में और जो यूरोप के बाकी देश हैं इनमें ट्रेड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इटली का रिवाइवल वगैरह हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, जब ट्रेड इंक्रीज हुआ तो ट्रेड की वजह से जो नाव आती थी उनमें रैट्स आने लग गए, और इन रैट्स ने एक बीमारी फैला दी, प्लेग। और इन्होंने कौन सा प्लेग फैला दिया था, वो था बबूनिक प्लेग। बबूनिक प्लेग नाम की बीमारी फैला दी, जिसकी वजह से बहुत सारी वास्ट लेवल पे डेथ्स होती हैं। अब डेथ्स हो जाती है, मतलब कहा जाता है शायद 20% था या फिर 40% था, एग्जैक्ट डाटा तो मेरे को पता नहीं, पिछले चैप्टर में था। इतने परसेंट लोग तो यूरोप के मार ही दिए थे जान से, इतने नेक्स्ट लेवल पे डेथ्स हुई थी। अब इतनी सारी डेथ हो गई तो लोगों का मन भी नहीं करेगा खर्चा करने का, क्योंकि जो मोस्टली मैन वगैरह थे उनकी डेथ हो जाती है। फिर अब ऐसे घर में किसी की मौत हो रखी है तो लोगों का सामान खरीदने का भी मन नहीं करता कुछ एक्स्ट्रा। तो इस वजह से लोगों ने जो अपना एक्सपेंडिचर था, इनकम भी नहीं थी उनकी और एक्सपेंडिचर कम कर दिया। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी जिनमें लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, वाइन वगैरह, ये सब जो फालतू के काम होते थे, तो इन सब में बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखा गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन चली गई। अब लोग कम थे तो लोग खाना भी कम खाते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी डिक्लाइन चला गया। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हुए, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, अब पॉपुलेशन तो कम थी ही, पॉपुलेशन की कम होने की वजह से जो लेबर है, लेबर्स की डिमांड बढ़ गई कि भाई लोग कम बच गए तो अब जो लेबर हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर इंडस्ट्रीज़ घट गई और ये सब काम हो गए। फिर ऊपर से क्या हुआ, जो गोल्ड और सिल्वर थे जिनसे कॉइन बनाए जाते थे, गोल्ड और सिल्वर घट गए, मतलब जिन माइंस आते थे उन माइंस में गोल्ड और सिल्वर की कमी पड़ गई। तो भाई यूरोप में बहुत बुरी सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी बिल्कुल डाउन में चल रही थी। और फिर एक और इकोनॉमी में डाउन जाने का कारण ये था कि भाई जो वो था कॉन्स्टेंटिनोपल, तो कॉन्स्टेंटिनोपल किसके अंडर में था, वो था इस्लामिक एम्पायर वालों के अंडर में। बाद में जाके 14th सेंचुरी के आसपास वो इस्लामिक एम्पायर वालों के अंडर में था, मिड 15 तक भी इस्लामिक एम्पायर वालों के अंडर में था। तो इस्लामिक एम्पायर वाले ट्रेड करने में कोई मना ही नहीं करते थे, आराम से ट्रेड हो जाता था। लेकिन फिर जो टर्क्स लोग आए, टर्क्स कहा के थे तुर्कमेनिस्तान वगैरह के लोग, तो ये आए, टर्क एक ट्राइब है उधर मंगोलिया के पास तुर्कमेनिस्तान वगैरह में। तो जो टर्क्स लोग थे इन्होंने कब्जा कर लिया, कहाँ पे, इन्होंने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जो कि मेन सेंटर माना जाता था ईस्ट एशिया के एरिया का, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ट्रेड था एशिया और यूरोप के बीच का वो रुक जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी और डाउन चली जाती है। और अब रुक भी गया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद यूरोपियंस ने भाई बोला ट्रक्स को कि भाई प्लीज़ ट्रेड करने दो, हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो ट्रक्स बोले ठीक है भाई, इटली वाले करते थे ट्रेड, तो ट्रक्स बोले कि भाई ठीक है इटली वाले तुम्हें हम ट्रेड करने देंगे, लेकिन तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो आइटम्स आते थे उनका प्राइस वैसे ही हाई हो जाता था। और अब डीपॉपुलेशन की वजह से जो यूरोप में डेथ्स वगैरह थी, इसकी वजह से जो इनकम थी वो लोगों की घट गई थी, तो इनके आइटम्स महंगे थे, इनकम घट गई थी, तो कोई खरीदता नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेड वापस से कम हुआ और फिर इकोनॉमी कम हो गई। तो यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी मिड 14 से लेके
मिड 15 सेंचुरी तक। तो एक तो भाई ये कारण हो गया कि भाई उन्हें बाकी जगहों पे जाना पड़ा, इकोनॉमिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस, उन्हें बाकी जगहों पे जाना पड़ा अपना घर चलाने के लिए कि भाई बाहर तो कोई ट्रेड करने को है नहीं, मतलब आसपास तो कोई ट्रेड करने को है नहीं एशिया अफ्रीका में, तो अब हम दूर जाते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं नई जहाँ पे हम ट्रेड कर सकें। या फिर वो गए तो इंडिया की खोज में थे कि इंडिया वाले लोग मिल जाएंगे, उनसे सीधा ट्रेड कर लिया करेंगे, पैसे बचेंगे और इकोनॉमी बढ़िया चलेगी। तो ऐसा करने की उन्होंने सोची थी, ठीक है। तो एक तो इस खोज में चले गए वो एजिस पे। फिर एक आता है रिलीजियस एंगल की, भाई एक रिलीजन भी था जिसकी वजह से वो नई नई जगह पे गए। तो रिलीजन क्यों था? क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड पे चल रहा था अपने अपने धर्म को फैलाने का, कि भाई जितने से ज़्यादा लोग हो सके हमारे रिलीजन में ले आओ। तो जो क्रिश्चियंस थे, यानी कि यूरोप ही मान लो पूरा, तो यूरोप वालों के मन में ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर लेके आएँ। तो जो क्रिश्चियन धर्म के फॉलोअर्स थे, जो कि क्रिश्चियन धर्म को बिल्कुल अच्छे से मानते थे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना चाहते थे, वो सब चल दिए भाई। तो उन सब के मन में आ गई कि भाई हमें अब दूसरे एरिया ढूंढने हैं और फिर वहाँ से ट्रेड भी करना है और साथ के साथ उधर के लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर लेके आना है। फिर एक और चीज़ क्या हुई, जो ये 15 सेंचुरी थी, 1514 थी, इसके आसपास क्या हो रहे थे, क्रूसेड्स हो रहे थे। क्रूसेड्स अगर आपने पढ़ा हो ढंग से, इस्लामिक एम्पायर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा आपने क्रूसेड्स के बारे में। क्रूसेड्स वो थे धर्म युद्ध जो कि क्रिश्चियंस करते थे, क्या करने के लिए, मुस्लिम्स के खिलाफ करते थे, ताकि उनका एरिया छीन सके और अपने धर्म को फैला सके, ठीक है। तो क्रूसेड्स जब स्टार्ट हो गए तो क्रिश्चियंस के मन में एक और ये आ गई कि भाई हम अपना धर्म फैलाएंगे। फिर उन्होंने क्या करा, क्रूसेड स्टार्ट हो गए, तो कुछ टाइम के बाद क्रूसेड स्टॉप हो जाते थे, थोड़े टाइम तक चलते थे, 1-2 साल चल गए, फिर 5-10 साल स्टॉप हो जाते थे, फिर उसके बाद वापस 1-2 साल चल गए, ऐसे चलते थे क्रूसेड्स, ठीक है। तो अब ये 5-10 साल जब रुक जाते थे ना लड़ाई वगैरह, तब कुछ लोग तो उधर रह जाते थे, तो वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते थे इधर। तो एशिया वालों के साथ क्रूसेड्स जब रुक जाते थे तो उनके साथ ट्रेड करते थे। फिर उन्होंने देखा कि भाई एशिया में इतने अच्छे से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से, जैसे कि कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गई, और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स। तो इन्हें देख के ये खुश हो गए कि भाई ये सब चीज़ें अगर हम डायरेक्टली एशिया में जाएं तो हमें सस्ती पड़ेगी और हम आराम से ले सकते हैं, क्या क्रूसेड्स के चक्कर में पड़े, हर बार युद्ध करके सामान लेना पड़ता है। तो वो सोचे कि हम डायरेक्टली एशिया ढूंढ लेते हैं। तो एक तो ये था रिलीजियस कारण कि भाई अपना धर्म फैलाना था, और एक उन्हें उनके प्रोडक्ट्स भी पसंद आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम उधर जाके कॉलोनीज बना लेंगे, और कॉलोनीज बना के हम उधर आराम से एग्रीकल्चर करवाएंगे उन लोगों से, आराम से पूरा इंडस्ट्री वगैरह का प्रोसेस करवाएंगे और अपना आराम से प्रॉफिट कमाएंगे। ये सब उन्होंने सोच लिया, ठीक है। फिर एक आता है पॉलिटिकल कारण। तो ये जो पॉलिटिकल कारण है ये इसी में आ जाते हैं, ये जो अभी समझाया मैंने, कॉलोनीज बनाने की उनके मन में थी। कॉलोनीज क्या होती है भाई, किसी और राज्य के ऊपर अपना शासन करना। तो ये एक पॉलिटिकल कारण आ गया कि मतलब वो किसी और के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके अपना राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये एक हो गया पॉलिटिकल कारण कि वो किसी पे रूल करना चाहते थे, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से कि अपना धर्म फैलाना चाहते थे, उनकी इकोनॉमी खराब चल रही थी, उन्हें एशिया के प्रोडक्ट्स पसंद आ गए थे, और फिर उन्होंने अपनी कॉलोनी बनानी थी। तो इन सब कारणों की वजह से यूरोप वाले लोग चल दिए कहाँ पे, ढूंढने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, इंडिया वगैरह कुछ ऐसे ढूंढने चले गए, ठीक है, उस तरफ। तो यूरोपियंस जो थे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास गोल्ड और स्पाइसेस नहीं है, कि भाई गोल्ड की कमी चल रही है और स्पाइसेस हमारे उगते नहीं हैं। तो वो सोचे कि ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे गोल्ड और स्पाइसेस मिल सकें, ऐसी जगह जहाँ पे हम आज तक नहीं गए हों। तो उनके दिमाग में आ गया कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका मान लो ये ऐसे है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के जो वेस्टर्न पार्ट है, तो इस तरफ ना, मतलब यूरोप नॉर्दर्न पार्ट में तो चले गए थे इधर यूरोपियंस, लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट था ये वाला, उसमें, ये वेस्टर्न पार्ट, उसमें यूरोपियंस नहीं गए थे आज तक। यूरोपियंस बस इस पार्ट में रहते थे, या फिर इसमें मान लो, ठीक है, ना साउथ में गए थे ना वेस्टर्न पार्ट में गए थे। तो यूरोपियंस सोचे कि जो वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पे हमें मिल सकता है गोल्ड और स्पाइसेस। तो भाई पुर्तगाल वाले जो लोग हैं, पुर्तगाल के बारे में बताया गया फिर छोटा मोटा कि ये जो कंट्री थी ये स्पेन के पास है ना, तो स्पेन से इंडिपेंडेंस मिल गई थी इसे कब, 1139 में। 1139 से इंडिपेंडेंट कंट्री है, वरना उससे पहले स्पेन के अंडर थी, ठीक है।
फिर बोले कि जो पुर्तगाल वाले थे इन्होंने भाई थोड़ी बहुत फिशिंग की स्किल्स डेवलप कर ली थी, और जो सेलिंग स्किल्स हैं यानी कि नाव चलाने वाली स्किल्स हैं ये सब डेवलप कर ली थी, ठीक है। और जो कि बाकी यूरोपियंस ने नहीं करी थी। क्यों भाई? क्योंकि यूरोपियंस के पास बाकी इतना ओशन का एक्सेस नहीं था। जैसे जो इटली है वो इतना सा है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है और यहाँ पे मिडल ईस्ट वगैरह आ जाता है, तो भाई वो कहाँ ही इतना तैर लेगा। और फिर जो बाकी देश हो गए जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस भी जैसे छोटा मोटा ओशन है तो क्या ये ऐसी सेलिंग स्किल्स डेवलप कर लेगा। लेकिन जो पुर्तगाल वाले हैं उनके लिए पूरा ओशन खुला है, तो वो सेलिंग की स्किल्स बहुत ही आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें एक लीड मिल गई बाकी यूरोपियंस से, क्योंकि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। फिर जो पुर्तगाल का राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी को नेविगेटर भी कहा जाता है। नेविगेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसने बहुत सारे लोगों को फंड किया था कि वो दूसरे कोस्ट में जाएं। तो इसने क्या करा, ये वेस्ट अफ्रीका जो है, जो इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे हम आज तक नहीं गए हैं, यहाँ पे हमें गोल्ड स्पाइसेस मिल सकते हैं, तो वेस्ट अफ्रीका में चला गया नाव लेके अपनी पुर्तगाल में से ऐसे, और फिर यहाँ पर अटैक कर दिया और फिर यहाँ पे जाके अपना राज शासन कर लिया, कॉलोनी वगैरह बना दी, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशन भी डेवलप कर लिया। कौन सी जगह पे? केप बोजाडोर में। केप बोजाडोर नाम की जगह है, इसी पार्ट में है, नॉर्थ या फिर वेस्ट अफ्रीका में। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्टेशन डेवलप कर लिया पुर्तगाल वालों ने। फिर एक और चीज़ बताई गई कि इसी टाइम पीरियड के बीच में पुर्तगाल वालों ने स्पेन पे भी अटैक कर दिया 1415 के आसपास। ये अटैक क्यों गिरा पता नहीं भाई, इतना नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, बस इतना दे रखा कि जो प्रिंस हेनरी था उसे नेविगेटर कहा जाता था और वेस्ट अफ्रीका की खोज में गया और कॉलोनी बना ली वेस्ट अफ्रीका में, और एक ट्रेडिंग स्टेशन डेवलप कर लिया केप बोजाडोर पे। फिर अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब ये वेस्ट अफ्रीका में चला गया तो ये गोल्ड और स्पाइसेस ढूंढने गया था, तो क्या उसे गोल्ड और स्पाइसेस मिल गए? तो भाई इसका आंसर है कि जो गोल्ड है वो भी उसे मिल गया और जो स्पाइसेस है वो तो नहीं मिले, क्योंकि स्पाइसेस इंडिया में ही उगती थी। तो स्पाइसेस की जगह उसने क्या मिल गए, उसे मिल गए स्लेव्स। उसने देखा कि भाई अफ्रीका के लोग हैं, अफ्रीका में जो है ना स्लेवरी का सिस्टम बहुत ही पहले से स्टार्ट था, यानी कि अफ्रीका के ट्रेडिशन में बसा हुआ था स्लेवरी का सिस्टम। किसी भी आदमी को उठाते थे बचपन में और फिर उसे बेच देते थे पैसे में। तो इस चीज़ को प्रिंस हेनरी वगैरह ने देखा कि भाई इधर ये सब होता है, तो बोला कि ठीक है भाई हमें बेचने लग जाओ, तुम बेच रहे हो तो फिर उसने लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों को नौकर की तरह, स्लेव की तरह खरीदना स्टार्ट कर दिया और फिर यूरोप में जाके महंगे में बेच देता था। तो एक तो ये ट्रेड कर लेता था, फिर गोल्ड ले लेता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड यील्ड होता है, यानी कि डेवलप होता है, ठीक है। और गोल्ड कैसे बनता है आपको पता हो? तो गोल्ड बनता है गोल्ड डस्ट से। जैसे जो वो है गोल्ड डस्ट क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इतने इतने से। अब उन पार्टिकल्स को एक किसी भी प्लेट वगैरह में रखा जाता है, मतलब बहुत सारा पानी आता है, नदी जो रिवर होती है उसमें आते हैं बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स बह बह के। अब उसमें बीच में एक थाली वगैरह डाल दी जाती है और फिर उसे ऐसे ऐसे करके उसमें से गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उससे गोल्ड बना देते हैं बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आपको ढंग से जानना है तो नेट पे देख लो कि भाई हाउ गोल्ड इज मेड फ्रॉम गोल्ड डस्ट, ठीक है। बाकी ऐसे वो गोल्ड जनरेट कर लेते थे, अफ्रीका से गोल्ड हो जाता था और स्लेवरी का सिस्टम चल गया था, लेकिन स्पाइसेस नहीं मिली थी। फिर उसके बाद स्पेन का बताया गया है, जो पुर्तगाल के साइड में देश है स्पेन, तो उसमें भी बहुत सारे कारण थे। तो इसमें इकोनॉमिक कारण था जिसकी वजह से लोग बाहर जाना स्टार्ट हुए। तो इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी इधर की भी, पूरी यूरोप की नहीं चल रही थी, इधर की भी नहीं चल रही होगी। तो लोगों ने सोचा बाहर जाके कोई बढ़िया ज़मीन ढूंढेंगे, उधर खेती करेंगे और अपने बन के राजा रहेंगे आराम से, ठीक है। तो क्या हुआ था इधर, एक और चीज़ थी कि जो क्रूसेड्स हुए थे। अब क्रूसेड्स में क्या हुआ था, जो अरब वाले लोग हैं, इस्लामिक एम्पायर वाले, तो अरब वाले लोगों ने स्पेन पर कब्जा कर रखा था। तो क्रूसेड्स हुए और जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने स्पेन को छुड़ा लिया कि भाई क्रिश्चियंस की ज़मीन है, अरब वाले हट जाओ इधर से। तो उन्होंने लड़ाई करके स्पेन को छुड़ा लिया, ठीक है। फिर अब स्पेन छूट गया ना, फिर अब ये जो लड़ाई वगैरह हुई क्रूसेड वगैरह, इसकी जो मेमोरी थी कि हमने लड़ाई वगैरह करी थी, और जो रिकनक्विस्टा था, रिकनक्विस्टा क्या है? रिकनक्विस्टा ये वही है जो क्रूसेड्स के टाइम पीरियड पे जो फाइट हुई थी, किन के बीच में? अरब्स और क्रिश्चियंस के बीच में, क्रिश्चियन किंग के बीच में। किसके लिए? स्पेन के लिए। तो रिकनक्विस्टा उस फाइट को कहा जाता है जो अरब और क्रिश्चियन किंग के बीच में हुई थी, स्पेन को आज़ाद कराने के लिए।
अरब से, ठीक है। तो रिकनक्विस्टा क्रूसेड्स के टाइम पीरियड पे एक फाइट हुई थी, तो इसकी जो मेमोरी थी कि भाई हमें क्रिश्चियंस किंग ने आज़ाद कराया था वगैरह वगैरह, ये सब ये हवा में आ गई। इसकी वजह से इन सब ने फैंड कर दिया। फैंड यानी कि फैन, हवा, हवा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, प्राइवेट एम्बिशंस को। यानी कि अब लोगों में खुद की प्राइवेट एम्बिशंस आने लग गई थी। पहले तो वो अरब्स के कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो आज़ाद हो गए थे, फिर उन्होंने आज़ादी की कहानी सुनी ये सब, तो उनमें खुद का एक वो हो गया, गौरव सा नहीं आ जाता है, सेल्फ प्राइड। तो सेल्फ प्राइड वगैरह हो गया, जिसकी वजह से भाई उन्होंने प्राइवेट एम्बिशन को हवा मिल गई और फिर उन्होंने भाई चौड़े होकर चल दिया कि अब हम जो ओशन है उसमें जाके एक्सपेडिशंस वगैरह करेंगे और वहाँ पे जो भी ज़मीन हमें मिलेगी उस पे हमारे जो वो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा रूल हो जाएगा, हमारी जो स्टेट है स्पेन उसका रूल हो जाएगा और हम उधर के वाइसरॉय वगैरह बन जाएंगे। ये बात हुई थी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था कैपिटुलैक्यूनिस। कैपिटुलैक्यूनिस ये इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था, जिसमें कि ये जो भी लोग जाते थे एक्सपीडिशंस पे स्पेन की तरफ से, इन्हें वो ज़मीन दे दी जाती थी। तुम उधर एज द डिप्यूटी ऑफ किंग, डिप्यूटी यानी कि राजा नहीं है, इसलिए तुम उधर राजा की तरह राज कर सकते हो, ठीक है। उन्हें डिप्यूटी ऑफ किंग के तहत भेज दिया जाता था स्पेन में रूल करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया है, अगर नहीं आया हो तो भाई वीडियो वापस देख लेना, फिर भी नहीं आया तो किसी और की वीडियो देख लेना, ठीक है। थैंक यू।